हाँ जी बच्चों, कैसे हैं हम लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये देखा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल। लेकिन अगर फर्म अनरजिस्टर्ड और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसकी कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसको इलीगल तो नहीं मानेंगे, माना लीगल ही जाएगा, लेकिन ऐसे केस में उस फर्म के लीगल राइट्स रिड्यूस हो जाते हैं। फर्म किसी पे सूट फाइल नहीं कर सकती, सेट ऑफ का क्लेम नहीं कर सकती, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे या फर्म पे सूट फाइल नहीं कर सकता। और जो थर्ड पार्टीज है, मतलब जो फर्म में नहीं है, वो फर्म के ऊपर, पार्टनर के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। तो दिस मेक्स द रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज ऑलवेज प्रैक्टिकल दैट यू शुड गेट योर फर्म रजिस्टर्ड, बट स्टिल कंपल्सरी नहीं। अब देखिए, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमने कुछ चीजों को बताया। अब अगर उनमें से कुछ भी चेंज हो जाता है तो ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। अगेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में along with prescribed फीस, और साथ में हमें प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देनी पड़ेगी। और जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उसके पास में हम चेंजेस की एप्लीकेशन लगाएं और ही विल रिकॉर्ड द चेंज। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स विल रिकॉर्ड द चेंजेस मतलब ऑल्टरेशंस इन रजिस्टर ऑफ फर्म्स। वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। द रजिस्टर विल रिकॉर्ड द चेंजेस एंड शैल इशू सर्टिफिकेट, और उसका वो चेंज का आपको सर्टिफिकेट भी देगा दैट योर चेंज हैज बीन रजिस्टर्ड। अब क्या क्या चीजें हैं देखिए। तो बेटा, अगर आप चेंज इन फर्म नेम करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बदल लेते हो तो वो भी आपका चेंज हो जाएगा। चेंज इन नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर ने अपना नाम बदल लिया, ये भी पॉसिबल है कि पार्टनर अपना नाम चेंज कर ले। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चीजें बेटा। अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो भी रजिस्ट्रेशन फिर तो कैंसिल ही होगा। और इलेक्शन by minor on attaining his majority, right? तो ये certain examples हैं बच्चों जिनका हमको alteration कराना होगा, और these details must be sent to registrar। जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था देखिए, तो फर्म का नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब हमने फर्म का नाम रखा ABC एंड कंपनी, पुराना नाम था। अब बाद में सपोज करिए डी का एडमिशन हो गया, अब फर्म ने नाम बदल के कर लिया ABCD एंड कंपनी। पॉसिबल है, यू कैन चेंज योर नेम। तो अगर फर्म का नाम बदलेगा तो रजिस्ट्रेशन में भी चेंज होना चाहिए। चेंज माने ऑल्टरेशन। तो दिस मस्ट बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार।
in prescribed form along with prescribed fees. And registrar will record the changes in its records and also give a certificate to you that the name has been changed. रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस टाइप है, हमने उसकी डिटेल दी थी। तो उसको भी अगर चेंज होता है तो रजिस्ट्रार विल सी, वी हैव टू इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार द सेम प्रोसीजर। चेंज इन नेम ऑफ ए पार्टनर, सर पार्टनर का नाम बदल गया, ऐसा भी पॉसिबल है। अब मान लीजिए हमारा एक पार्टनर था और उसका नाम था कालू, नाम है बेटा, पहले हुआ करता था। अब लोग उससे बड़ा चिढ़ाते थे, कालू कालू कहते थे, कोई और तो कल्लू कह गया, एक और आया जेनेटिक की कह गया, मतलब बच्चों वाली बातें। अब उसने अपना नाम बदल लिया पार्टनर ने और अपना नाम कर लिया मिस्टर ब्लैक। नाउ दिस इज पॉसिबल, यस, आप लोग भी अपना नाम बदल सकते हो भाई, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और आपका नाम बदल जाएगा। यू कैन चेंज योर नेम, क्योंकि जब आपका नाम रखा गया था तो आपसे सहमति नहीं ली गई, आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछे बिना आपका नाम रख दिया। तो लॉ प्रोवाइड करता है कि आप अपना नाम बदल लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बदल जाएगा पक्का। प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टेंशन बहुत होगी। खैर, पार्टनर ने नाम बदल लिया, पार्टनर नहीं बदला, उसी ने अपना नाम बदल लिया, या एड्रेस चेंज हो गया पार्टनर का, तो दिस ऑल्सो मस्ट बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है बेटा, फर्म का जो कंपोजिशन है। एबीसी 3 पार्टनर थे, एक का एडमिशन हुआ, दिस इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक पार्टनर रिटायर हो गया, दिस इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक पार्टनर की डेथ हो गई, दिस इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्म की आपस में रिलेशनशिप है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ दैट चेंजेस इट मस्ट बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। फर्म डिसॉल्व हो गई, सो दिस थिंग मस्ट बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार। और सर इलेक्शन बाय माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, तो देखिए अगर कहीं किसी फर्म में माइनर हैज बीन एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, तो आगे हम पढ़ेंगे लॉ उसको एक ऑप्शन देता है, जब वो 18 साल का हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, देन ही हैज एन ऑप्शन, आइदर ही कैन चूज टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर or he can also sir discontinue, he can disengage himself from the firm। जब वो छोटा था उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर लिया गया, अब जब वो मेजर हो गया तो he has a right either to become a partner or to leave the firm, तो whatever he chooses it must be intimated to registrar। तो these are certain examples of alteration in firm, and because these things were intimated at the time of registration and the information given at the time of registration is being changed, so it is imperative that registrar should be informed, he should be intimated, and he will record these changes। वो इनको रिकॉर्ड कर लेगा अपने रिकॉर्ड्स में, और इस बात का सर्टिफिकेट भी इशू करेगा कि ऑल्टरेशन हैज बीन रिकॉर्डेड। तो ऑल्टरेशन आपका पक्का हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। इसको ऑल्टरेशन कह सकते हो, इसको अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन कह सकते हो। तो जब कभी भी आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और सब्सिक्वेंटली बेटा ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें रजिस्ट्रार को इंटीमेट जरूर करना चाहिए, हमें उसको सूचना देनी चाहिए, और वह उस इंटीमेशन के आधार पर उसके बेसिस पे सारे चेंजेस कर लेगा, और जो भी बातें हैं वो बदल जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ऑल्टरेशन भी हो सकता है। फिनिश, अगली चीज है कि जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स है, मतलब जो रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, दैट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है एनीवन, कोई भी कैन इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर।
by paying prescribed fee and also obtain a copy of registration details certified by registrar. तो देखिए, ये जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स है इसको बेटा पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी व्यक्ति उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। रजिस्ट्रार विल नॉट रिफ्यूज। हाँ, फीस लगेगी, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो भी गवर्नमेंट तय करेगी, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, वो उसको देना पड़ेगा और फिर वो व्यक्ति उस रजिस्टर को देख सकता है। ठीक। दूसरी चीज, अब एक आदमी कह रहा है भाई साहब मुझे इस फर्म की डिटेल्स की कॉपी दे दो और साइन भी कर दो अपने रजिस्ट्रार से, तो रजिस्ट्रार विल इशू हिम ए कॉपी अंडर हिज सिग्नेचर। क्योंकि मान लो कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना है कि भाई एबीसी आर पार्टनर्स, मुकदमा चल रहा है और सी ने रिफ्यूज कर दिया, मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं, तो कोर्ट में कैसे साबित होगा? रजिस्टर से। रजिस्टर की कॉपी रजिस्ट्रार देगा, अपने साइन करके देगा, फीस लगेगी इन सब चीजों की, और एक एविडेंस आपको मिल जाएगा जो कि यू कैन प्रोड्यूस इन कोर्ट। और बेटा कोर्ट उसको डेफिनेटली मानेगा, उसको ट्रीट करेगा। तो ये था ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन उस ऑप्शनल में आपने देखा कितना पेंच है, कितना पंगेबाजी है। दूसरी चीज, अगर डिटेल्स चेंज होती हैं तो वी मस्ट गेट देम रजिस्टर्ड, हम उसको भी रजिस्टर कराएंगे। तीसरी चीज, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीवन कैन इंस्पेक्ट दिस रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड ऑल्सो ऑब्टेन ए कॉपी फ्रॉम द रजिस्ट्रार बाय पेइंग द फीस। अगला टॉपिक है मेरा रिलेशंस ऑफ पार्टनर। सर, रिलेशंस ऑफ पार्टनर ध्यान से समझिएगा बच्चों। पार्टनर्स के जो म्यूचुअल राइट्स हैं, म्यूचुअल मतलब आपस में, एंड ड्यूटीज हैं, आर गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट। In the absence of agreement, provisions of Partnership Act are applicable. तो पार्टनरशिप का जो लॉ है वो ये कहता है कि भैया देखो, फर्म तुम्हारी है तो किसका क्या प्रॉफिट में शेयर होगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन कितनी ड्राइंग्स करेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, सॉरी, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, कितने साल तक बिजनेस चलेगा, क्या बिजनेस करोगे, कौन सा पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, you decide. If you are partners, तो हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ए और बी ने पार्टनरशिप करी तो ए का शेयर कितना होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए, तो ये तो ए और बी डिसाइड करेंगे ना, लॉ नहीं डिसाइड करेगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या परसेंटेज से मिलेगा, लॉ कहता है हम क्यों बताएं, तुम डिसाइड करो भाई। लेकिन हाँ, अगर डिसाइड नहीं करोगे, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, देन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट शैल अप्लाई। तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पार्टनर्स शुड डिसाइड ऑल दीज थिंग्स and write these things in partnership deed. But suppose there is no deed, or
the deed is silent on a particular thing. In that case, the provisions of Partnership Act shall apply. तो यही लिखा है मैंने कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, किस पार्टनर का क्या अधिकार है, किसकी क्या ड्यूटी है, आर गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट. उनके आपस के एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा. तो पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस. Partners are free to decide their terms and conditions, but if they do not decide, there is no agreement, or agreement is silent on a particular thing. So for that thing, the provisions of Partnership Act are applicable. तो पार्टनरशिप के प्रोविजंस लगेंगे. जैसे बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. ये पार्टनरशिप लॉ में लिखा है, बट ये कैसे लगेगा, कब होगा इक्वल? जब एग्रीमेंट में कुछ नहीं है. अगर उन्होंने दो पार्टनर से एग्रीमेंट में रखा है भाई 60-40 है, तो 60-40 होगा. उन्होंने कहा 90-10 है, 90-10 होगा. उन्होंने तय करा 50-50, तो बेटा 50-50 होगा. तो पार्टनर्स कैन डिसाइड बाय देमसेल्व्स. पार्टनर्स खुद चूज करें. तो जब इस बात को मैं लिखूंगा तो ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट. सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट among partners. Subject to agreement among partners, the profit sharing ratio shall be equal. इस बात का मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट को सब्जेक्ट टू रखते हुए, यानी अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो वो बात लगेगी, अदरवाइज एग्रीमेंट अगर नहीं है तो रेशियो इक्वल होगा. तो जो भी राइट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी राइट्स आगे लिखे हुए हैं बच्चों, वो एज पर पार्टनरशिप एक्ट है. तो ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस as decided by partners in their mutual agreement. तो पार्टनर्स ने म्यूचुअल एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया हुआ है सब कुछ उसके सब्जेक्ट हुए. तो आई विल नॉट राइट दिस थिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन बच्चों एक बार तो लिखूंगा, एक बार तो मैं ये बात करूंगा. तो मैंने हेडिंग डाली राइट्स ऑफ पार्टनर. फिर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एमंग पार्टनर्स कर लो. चलो, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट एमंग पार्टनर्स, द राइट्स ऑफ पार्टनर्स शैल बी एज फॉलोज. तो एग्रीमेंट के सब्जेक्ट टू, यानी अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो वो लगेगा, बट इफ एग्रीमेंट देयर इज नो एग्रीमेंट और एग्रीमेंट इज साइलेंट, तो फिर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लगेगा. पहला राइट है बच्चों, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस. राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस. राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस अपने आप में क्लियर है. हर पार्टनर का यह अधिकार है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले, और हम उसको रोक नहीं सकते. हाँ, एग्रीमेंट है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज एवरीवन हैज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस के कंडक्ट में सब लोग अपनी टांग अड़ाएंगे, सबकी बात को सुना जाएगा, सबकी बात को माना जाएगा. ठीक है, सब लोग व्यापार कर सकते हैं, सब पार्टिसिपेट करेंगे. अब एक पार्टनर को हम कह रहे हैं भाई तो नहीं करेगा, तो एग्रीमेंट अगर नहीं है तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा. सपोज करिए हम रेडीमेड क्लोथ्स बेचते हैं, ठीक, दुकान है, पार्टनरशिप है, और 3 पार्टनर्स हैं. उनमें से एक पार्टनर है एबीसी, मान लो नाम है सी जो है वो थोड़ा मुंहफट है. मुंहफट मतलब थोड़ा बदतमीज है. अब एक कस्टमर आया कपड़े खरीदने,
उसने भाई साहब एक रेड कलर की पैंट खरीदी, फिर रेड कलर की टी शर्ट खरीदी, फिर बेटा रेड कलर की एक कैप खरीदी, रेड कलर के सॉक्स लिए। अब वो कस्टमर गलती से उस पार्टनर से पूछ बैठा सी से, कैसा लग रहा है ये, मैं इसको पहन के कैसा लगूंगा? उनने भी कह दी बिल्कुल बंदर लगोगे। कस्टमर चिढ़ गया। बेटा आप कस्टमर से ऐसे थोड़ी बोल सकते हो। और कस्टमर लड़ने लगा कि बंदर तू होगा, बंदर तेरे पार्टनर्स होंगे, ऐसे मतलब बदतमीजी है। पार्टनर कह रहा है अपनी शक्ल देख, हाँ पहले लंगूर लग रहा है। और भाई साहब वो कस्टमर लड़के दुकान से बिना कुछ खरीदे चला गया। अब जब वो चला गया तो ए और बी ने सी से कही कि बेटा ऐसे मत करा करो, गलत है ये, तुम कस्टमर से क्यों उलझते हो? तुम उसको कह देते बहुत अच्छा लग रहा है, तुम देख रहे हो कस्टमर को कोई चीज पसंद आ रही है, तो क्यों उसकी बुराई कर रहे हो? उसकी और तारीफ कर दो, कहो कि बहुत अच्छा लगेगा, तुम जैसा दुनिया में कोई दिखेगा ही नहीं, अरे भाई ये वो ऐसे करा करो। नहीं समझ में कुछ मत बोलो, ठीक लग रहा है साहब, ऐसे कह दो धीरे से। एनीवे उसको समझा लिया। अब उसके बाद फिर एक और कस्टमर आया, लेकिन सी अपनी आदत से मजबूर है, वो मान नहीं सकता। सी ने फिर उससे पंगा ले लिया, वो कस्टमर फिर भाग गया। अब ए और बी ने उसे और कस के समझाया। भाई उसके बाद फिर एक कस्टमर आया, सी ने फिर भगा दिया। बेटा आदत बदलना मुश्किल है। अब ए और बी कह रहे हैं ऐसा है, कल से तू कस्टमर से बात नहीं करेगा। तो देखो सी हैज द राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि सी कस्टमर से बात नहीं करेगा, सी बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज ए और बी सी को रोक नहीं सकते हैं, वो फिर कस्टमर से पंगा लेगा। समझा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, पर लीगली अब एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा क्योंकि सी मान नहीं रहा है। अगर सी मान जाए तो एग्रीमेंट हो ना, तो ये प्रॉब्लम हो गई बच्चों। एनीवे every partner has the right to take part in conduct of business is the rule, but this rule is subject to all the rules. Second point, right to be consulted, right to be consulted. So what is this? तो बच्चों कंसल्टेड का मतलब है उससे पूछा जाएगा, उससे राय ली जाएगी, और कोई भी मैटर डिसाइड होने से पहले उससे पूछा जरूर जाएगा, सबकी राय ली जाएगी। ऑर्डिनरी मैटर्स विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, और जो स्पेशल मैटर्स हैं उसमें कंसेंट ऑफ ऑल इज नेसेसरी। इसमें है चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें है बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसमें है आपका सेल बाय अ पार्टनर ऑफ हिज शेयर, एडमिशन ऑफ माइनर फॉर बेनिफिट्स ऑफ फर्म। तो ये ऐसी चीजें हैं विच विल बी डिसाइडेड बाय कंसेंट ऑफ ऑल। मतलब इवन ए सिंगल पार्टनर कैन रिफ्यूज, और अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। अब हमारा बिजनेस था क्लोथ्स बेचने का, अब क्लोथ मार्केट में थोड़ा मंदी है मान लीजिए, पार्टनर सोचते हैं कि चलो कंप्यूटर बेचेंगे। आजकल लॉकडाउन में सब चीजें ऑनलाइन बिक रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, तो लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल्स, इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत है।
तो लेट अस सेल दीज थिंग्स। एबीसी 3 पार्टनर है, ए और बी तैयार हो गए, पर सी नहीं मान रहा। सी कह रहा ना मैं तो कपड़े बेचूंगा। तो बेटा नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सबकी कंसेंट चाहिए। इसमें है ना मैटर। एबीसी 3 पार्टनर है, दे वांट्स टू एडमिट डी, बट सी नहीं मान रहा, ए और बी मान रहे हैं। तो आप देखिए, यकीन मानिए डी का एडमिशन नहीं हो सकता। सी अपना शेयर डी को बेचना चाहता है, तो जब तक एबीसी तीनों की सहमति नहीं होगी, सी का शेयर डी को नहीं बिकेगा। ये किसी माइनर को एज बेनिफिट्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी सबकी सहमति से ही हो पाएगा। लेकिन इसके अलावा जो मैटर्स हैं वो मेजॉरिटी से डिसाइड होंगे। तो अगर एबीसी देखिए 3 पार्टनर्स हैं, तो मेजॉरिटी के लिए कितने चाहिए? 2। सर 2 में मेजॉरिटी हो गई, बहुमत हो गया, आधे से ज्यादा मेजॉरिटी हो जाती है। तो अब माल खरीदना है, बेचना है, उधार बेचना है, लोन लेना है, ये सारे निर्णय लेने के लिए मेजॉरिटी विल बी सर द अथॉरिटी। लोन लेने की बात आई, ए और बी कह रहे हैं लोन ले लो, सी कह रहा मत लेना, तो फर्म लोन ले लेगी क्योंकि मेजॉरिटी का निर्णय होगा और सी भी उससे बाउंड होगा। लेकिन इन मैटर्स में वी नीड कंसेंट ऑफ ऑल। फिर 2-1 की बात नहीं मानी जाएगी, सबकी सहमति होनी चाहिए। कोई एक भी मना कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। 2 राइट्स हो गए बच्चों। पहला राइट है बिजनेस में भाग लेने का अधिकार। भाग लेना मतलब इट्स नॉट टू रन अवे, इट्स टू पार्टिसिपेट। दूसरा राइट है उसका राइट टू बी कंसल्टेड, उसकी सहमति, उससे पूछा जाएगा। तीसरा राइट है एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहता है, कैश बुक दिखाओ, लेजर दिखाओ, तो बाकी के पार्टनर्स को उसको दिखाना पड़ेगा। हिसाब मांगने का हक है और रिमेनिंग पार्टनर्स आर अंडर ऑब्लिगेशन, दे आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट। उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, और बच्चों वो भी इक्वली। सर वंस अगेन मैं याद दिला दूं, ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। अगर आपस में तय किया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सबको नहीं दिखाए जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। आपस में तय किया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:2 होगा तो 3:4:2 होगा। लेकिन अगर कुछ और तय नहीं किया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और प्रॉफिट्स भी एज वेल एज लॉसेस भी। लॉस अगर होता है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो राइट है बराबर अधिकार प्रॉफिट में होगा। सर राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल, interest on capital is payable only if there is agreement to pay interest on capital. ठीक, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लिखा है वहां पे भी यही लिखा है, एवरी पार्टनर हैज राइट ऑफ इंटरेस्ट इफ सो एग्रीड। ठीक, interest is payable out of profits only. sorry, इंटरेस्ट तभी मिलेगा बेटा जब प्रॉफिट्स होंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट का पॉइंट लिखा ही नहीं है तब तो इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एग्रीमेंट में ये लिखा है कि प्रॉफिट्स होंगे, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा,
तो इंटरेस्ट प्रॉफिट में से मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा नहीं मिलेगा, कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर ये लिखा है कि इंटरेस्ट दिया